सद्गुरुदेव नमः। आज जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं ये केवल काल सर्प योग पर है। ये काल सर्प योग पर जो कार्यक्रम मैंने आज का बनाया है ये बताने के लिए कि कितने प्रकार का होता है और क्या क्या स्थितियां इसमें बनती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें परेशानी आती हैं अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए काल सर्प योग बनता कब है। ये तभी बनता है जब राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, राहु के साथ में अन्य कोई ग्रह बैठ गया, केतु भले ही अकेला हो और बीच में सारे ग्रह आ गए, वो काल सर्प योग नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए काल सर्प योग तभी होगा जब राहु अकेला हो और केतु अकेला हो। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर लग्न, ये आपकी लग्न है और यहाँ पर राहु। अब जब राहु यहाँ है यानी लग्न में तो ठीक सातवें, राहु से हमेशा सातवें केतु होते हैं, याद रखिएगा। तो राहु से ठीक सातवें यानी यहाँ पर केतु होगा। अब इसके साथ में या इसके साथ में कोई और ग्रह न बैठा हो, सारे ग्रह यहां से लेकर के द्वितीय से लेकर के और पंचम षष्टम तक हो, समझ लीजिएगा काल सर्प योग आपकी कुंडली में विद्यमान है। दूसरी चीज, हम लग्न से ही प्रारंभ करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने इधर लिख दिया है 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। पहला है अनंत काल सर्प योग। ये कैसे बनता है, आपका बना हुआ है, यानी अगर लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है, बीच में समस्त ग्रह हैं, तो समझ लीजिए ये आपका अनंत काल सर्प योग बना है। अगर आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग है तो आप निश्चित ही कई परेशानियों से संघर्ष कर रहे होंगे। जैसे सबसे पहली तो मानसिक परेशानी आपको बराबर लगी रहेगी, एक समस्या हल हो पाएगी दूसरी आ जाएगी, कोई न कोई मानसिक परेशानी आपको हमेशा बनी रहेगी। दूसरी चीज, अगर काल सर्प, अनंत काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ऐसे लोग धोखेबाज, कपट करने वाले भी होते हैं। ध्यान रखिएगा ये केवल चूंकि लग्न में राहु का होना व्यक्ति को धूर्त बना देता है, चालाक प्रवृत्ति का बना। राहु जो है चालाक है, कपटी है, इसलिए अपने गुण ला देता है। लग्न में है स्वाभाविक है। तो ये दूसरी चीज, ये झूठ बोल करके अपना कान निकालने वाला यानी मिथ्याभाषी होता है। और इसके अलावा जीवन में पूरा जीवन संघर्षमय, यानी संघर्ष से ही पूरा जीवन चला जाता है, संघर्ष से ही संघर्ष करता रहता है अपना पूरा जीवन। तो ये हो गया अनंत काल सर्प योग। अब दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। ये कैसे बनता है, अगर राहु यहां है यानी दूसरे स्थान में, अब राहु यहां है तो केतु यहां होगा। ये हो गया दूसरा काल सर्प योग, यानी यहां तीसरे स्थान से लेकर के सप्तम स्थान तक सभी ग्रह हो और राहु दूसरे स्थान में और केतु अष्टम स्थान में हो, तो समझ लीजिए ये बनता है कुलिक काल सर्प योग। इसका नाम है कुलिक काल सर्प योग। अगर ये काल सर्प योग तुम्हारी कुंडली में बना हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आप हमेशा आजीवन कोई न कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, आप अस्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में है, किसी की कुंडली में है तो अस्वस्थ रहेगा, लगातार संघर्ष जारी रहेगा, निरंतर संघर्ष करता रहेगा, यहां तक कि मेहनत अधिक करेगा लेकिन पैसा कम, चूंकि धन का भाव है, धन की कमी लगी रहेगी, व्यय अधिक होगा और
मेहनत करने के बावजूद भी पैसा कम मिलेगा। इसके अलावा ये भी जब किसी से बातचीत करेगा तो थोड़ा अहंकारी स्वभाव होगा, कटुवाणी होगी, यानी वाणी में कटुता होगी। इसलिए भी ये कुलिक काल सर्पयोग जो है, जिसकी कुंडली बनेगा, ये अवगुण होंगे ये, और इन्हीं अवगुणों से वो अपने जीवन में पाई हुई सफलता को भी गंवा देता है। तो ये हो गया कुलिक काल सर्पयोग। अब तीसरा आता है वासिक। अब हम तीसरे स्थान पर आ जाते हैं, यानी यहां पर अगर राहु हो तो केतु भाग्य स्थान में आ जाएगा। इसको हम वासुकी काल सर्पयोग कहते हैं। और जब वासुक काल सर्पयोग बना होगा, क्योंकि ये भाई बहन का स्थान है, तो भाई बहनों से मतभेद रहेंगे, पराक्रम में कमी रहेगी, कोई भी काम करने के लिए वो साहस नहीं जुटा पाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में वासुक काल सर्पयोग बनेगा, उसको जो मित्र मिलेंगे वो भी धोखा दे जाएंगे, यानी धोखेबाज मित्र भी उसको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, धर्म के प्रति उसकी रुचि, क्योंकि केतु धर्म में है, भाग्य और धर्म का ये स्थान है, इसलिए धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी, पूजा पाठ में भी उसकी रुचि नहीं होगी। इस प्रकार से बना हुआ योग वासुकी काल सर्पयोग कहलाएगा, और इस प्रकार की दिक्कतें उसके जीवन में बनी ही रहेंगी। अब आ जाता है चौथा, जिसको हम कहते हैं शंखपाल। ये राहु अगर यहां बैठ जाए तो केतु यहां आ जाएगा दसम स्थान में। ये पिता का स्थान, कर्म का स्थान, ये माता का स्थान, वाहन का स्थान, सुख का स्थान। इसलिए अब इन दोनों के बीच जो काल सर्पयोग बनेगा, इसको हम शंखपाल काल सर्पयोग कहेंगे। इसमें क्या होगा, माता से परेशानी होगी, वाहन से परेशानी होगी। ऐसे लोग जिनमें ये योग बन रहा हो, हमेशा वो सोच समझ करके वाहन खरीदें, वाहन चलाएं, वाहन के प्रति बड़ा सावधान रहें, कोई भी वाहन हो। और वाहन से चोट चपेट भी लग सकती है, माता से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसको एक प्रॉब्लम और रहती है, एक समस्या और रहती है कि नौकर चाकर, चूंकि ये स्थान नौकर चाकर का भी है, जनता का भी है, जनता से भी दुख, नौकरों से भी दुख, कष्ट से भी, नौकरों से भी कष्ट मिलेगा। इधर चूंकि ये पिता का स्थान है, अथवा नौकरी या कर्म का स्थान है, व्यापार का स्थान है, तो व्यापार का ये भी होता है, लेकिन उच्च व्यापार का ये भी होता है। इसलिए व्यापार में हानि, नौकरी में पदोन्नति की जगह पर पदोन्नति होगी, यानी नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ न जाकर के उसका प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन होगा। ऐसे लोगों जिनमें शंखपाल काल सर्पयोग बना होता है, उनको इन सभी समस्याओं से दिक्कतें बनी रहती हैं। घाटा भी इनको अधिक होता है। यहाँ तक कि स्थिति कभी कभी ऐसी भी हो जाती है कि अगर कुछ ग्रह और भी खराब हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये अमीर होकर के भी गरीब हो जाते हैं, कंगाली हो जाती है इनके जीवन में, यहाँ तक कि मांगने की नौबत आ जाती है ऐसे लोगों में। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं पंचम स्थान पर। अगर राहु हमारा पंचम स्थान पर हो तो केतु एकादश स्थान में आ जाएगा। और ये पंचम स्थान संतान का है, विद्या का है, इधर ये आय का स्थान है, कितना हम पैसा कमाएंगे, कितनी आय आएगी, उसका स्थान है। तो इनके बीच में बना हुआ काल सर्पयोग, ये पद्म रूपी, जिसको पद्म नामक काल सर्पयोग कहा जाता है। इसमें पुत्र से कष्ट, संतान से कष्ट, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को, चूंकि यहाँ से हम आय भी देखते हैं, इसलिए चोट, विश्वासघात, कारावास, इन सभी स्थितियों से हम दिक्कत यानी परेशानी उठा सकते हैं। इस प्रकार का काल सर्पयोग भी अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो कोई भी काल सर्पयोग अच्छा नहीं है, लेकिन याद रखिए, अगर इन्हीं पर, जैसे यहाँ पर बन तो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थितियां बन जाती हैं कि ये काल सर्पयोग परिहार भी हो जाता है। जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, साथ में कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रहों की अन्य कोई दृष्टियां पड़ रही हो, तो ये काल सर्पयोग दूर भी हो जाते हैं, इनका असर कम हो जाता है। अथवा ये स्वग्रही होकर या उच्च होकर के
अपने स्थान पे बैठ जाए तभी इसका असर कम हो जाता है। अगला आ जाता है महापदम, यानी ये राहु जब छठे स्थान में बैठ जाए और केतु 12वें स्थान में बैठ जाए तो महापदम काल सर्पयोग इसे कहा जाता है। और महापदम काल सर्पयोग ये क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। इसमें पत्नी से भी कष्ट, इतना कष्ट हो सकता है कि विरह भी हो सकता है। इसके अलावा कोई आवश्यक नहीं कि वो पत्नी ही हो, वो कोई भी ऐसा भी हो सकता है जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हो, यानी प्रिय का विरह। और किसी प्रकार भी विजय नहीं देखने को मिलती, हमेशा हर कार्य में उससे पराजय होती है। और यहाँ तक कि ऐसे लोगों का चरित्र भी संदेहात्मक हो जाता है। इसलिए इस काल सर्पयोग को हम महापदम काल सर्पयोग का नाम देते हैं। अगला आ जाता है जब सप्तम में राहु बैठ जाए, यानी यहाँ पर तो लग्न में केतु, यानी पहले का उल्टा लग्न में केतु, इस काल सर्पयोग को हम तक्षक काल सर्पयोग कहते हैं। क्योंकि ये विवाह का स्थान है, इसलिए वैवाहिक परेशानियां हो सकता है, विवाह ना हो ऐसी स्थितियां, शत्रुओं का अधिक होना, और चूंकि ये गुप्त अंग से संबंधित होता है इसलिए शुक्र यहाँ का कारक होता है, इसलिए गुप्त रोग भी उससे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इसको हम तक्षक काल सर्पयोग कहते हैं। अब आ जाता है कर्कोटक काल सर्पयोग, 8वां नंबर है। यहाँ पर जब राहु बैठ जाए और केतु दूसरे स्थान में चला जाए तो इसे हम कर्कोटक काल सर्पयोग कहते हैं। इसमें चूंकि पैतृक हानि और लंबी बीमारी होना, यानी बीमारी काफी समय तक बनी रहना, कोई बीमारी आए उसका अंत ना होना, दवाई होने पर भी लाभ ना होना, इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं। कभी कभी ये स्थिति हो जाती है क्योंकि ये स्थान जहर से संबंधित हो जाता है, इसलिए जहर खाने से भी ऐसे लोगों की मृत्यु भी संभव है। तो इसको हम कर्कोटक काल सर्पयोग कहते हैं। इसके बाद नवम यानी भाग्य स्थान में राहु का बैठ जाना और केतु का तीसरे स्थान में बैठ जाना, ये शंखनाद काल सर्पयोग कहलाता है। इसमें क्या होता है, सरकार से मुसीबतें आती हैं, तुम्हारा काम सरकारी काम किसी न किसी हस्तक्षेप से रुक जाता है, यानी कोई भी काम करने चलते हो कोई तुम्हारा अधिकारी उसमें अड़ंगा लगा देता है, बाधाएं लगा देता है। कुल मिलाकर के इसमें भी बहुत खराब तो इसको नहीं कहा गया है, लेकिन जीवन संघर्षमय इसमें भी बना रहता है, इसलिए इसे भी हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अगला आ जाता है पातक काल सर्पयोग। पातक काल सर्पयोग में राहु कर्म स्थान में और केतु सुख स्थान में बैठ जाता है, ये पातक काल सर्पयोग हो जाता है। और इसमें चूंकि ये माता और ये पिता का स्थान है, इसलिए इसमें ये काल सर्पयोग बहुत अधिक खराब होता है। यहाँ तक कि इसमें कहा गया है कि बाबा दादी नाना नानी माता पिता इनसे किसी से भी विरह हो सकता है, यानी इनसे दूरी हो सकती है। व्यापार में लगातार बराबर आए दिन हानि हो सकती है, यहाँ तक कि संतान की बीमारी भी लगातार बनी रह सकती है, ऐसी स्थिति भी इसमें हो जाती है। क्योंकि दसम स्थान में बैठा राहु इन सभी स्थितियों को बना देता है, इसलिए इसको हम पातक काल सर्पयोग कहते हैं। एकादश में अगर बैठ जाए राहु तो केतु पंचम स्थान में बैठ जाएगा। इस प्रकार बने हुए काल सर्पयोग को हम विषाक्त काल सर्पयोग कहते हैं। और विषाक्त काल सर्पयोग ऐसे व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है अथवा किसी भी समय उसकी मृत्यु होती है तो कोई जान नहीं पाता है कि वो कहाँ चला गया। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि कोई चला गया घर से वापस ही नहीं आया, यानी पता ही नहीं चला उसका। तो इस प्रकार रहस्यमयी मृत्यु का हो जाना, उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाना, उसका जीवन का अंत हो जाता है, वो भी रहस्यमयी होता है। और ऐसे लोगों का विवाद बड़े भाई बहनों से हमेशा बना रहता है, उनसे उनकी नहीं निपटती है। और तो और ऐसे लोगों को हृदय संबंधी पीड़ा भी लगातार बनी रहती है। ऐसा काल सर्पयोग भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अथवा ऐसे लोगों के बड़े भाई या बड़ी बहनें नहीं होती हैं। अगला आ जाता है अंतिम जो बताने जा रहे हैं 12वां नंबर, शेषनाग काल सर्पयोग। यानी जब राहु 12वें स्थान में आ जाए और केतु 6ठे स्थान में आ जाए तो इसे हम शेषनाग काल सर्पयोग कहते हैं। इस काल सर्पयोग में व्यक्ति आजीवन बदनामी ही उठाता रहता है, एक बार नहीं कई बार उसकी बदनामी होती रहती है। गुप्त शत्रु बार बार उस पर अटैक करते हैं, उसके कार्यों को बिगाड़ते रहते हैं,
गुप्त शत्रु लगातार उनके बने रहते हैं और वो मित्र बन करके ही उसके लिए जीवन में आते हैं और वो जान नहीं पाता है। यहाँ तक कि उसके आंखों की, चूंकि ये जो दो घर होते हैं आंखों से संबंध भी होता है, इसलिए चूंकि 12वां घर विशेष माना गया है खराब, इसलिए यहाँ पर आंखों से संबंधित शल्य क्रिया जिसको ऑपरेशन कहते हैं वो भी संभावित है, हो सकता है ऐसे लोगों में जिनमें ये यानी शेषनाग काल सर्पयोग बना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि 12 प्रकार का काल सर्पयोग मैंने आज तुम्हें बताया और ये 12 प्रकार का काल सर्पयोग आपके समझ में आ गया होगा। मैंने 12 लिख दिए हैं। अगर इनमें से जो आपकी कुंडली में अगर राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, यानी दूसरे स्थान में अगर राहु बैठा है तो आपका कुलिक काल सर्पयोग होगा। अगर 8वें स्थान में राहु बैठा है तो कर्कोटक काल सर्पयोग होगा और इसी से संबंधित आपको परेशानी अधिक देखने को मिलेगी जो मैंने आपके इस कार्यक्रम में बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, एक बात और चलते चलते बता दें कि काल सर्पयोग बहुत से ज्योतिषियों ने वर्णन नहीं किया, लेकिन इसका असर होता है। और एक बात ये भी कभी मत समझो कि काल सर्पयोग होने के बावजूद तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्पयोग था। सम्राट अकबर का नाम सुना होगा, उसकी भी कुंडली में काल सर्पयोग था। तो ऐसे लोग इतने महान बन गए काल सर्पयोग होने के बावजूद। विचार कीजिए, ऐसा नहीं कि काल सर्पयोग है तो आप महानता की उच्च स्थितियों को नहीं पा सकते, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है आपको इनके उपायों को करके आगे बढ़ने की। तो इनसे संबंधित कुछ उपाय कहे जाएंगे, तो काल सर्पयोग के उपाय भी आपको हम बताएंगे अगले कार्यक्रम में। अगला कार्यक्रम जो लेकर आएंगे उसमें हम काल सर्पयोग के 12 प्रकार का जो काल सर्पयोग बन रहा है, इन 12 प्रकार के काल सर्पयोग का उपाय भी बताएंगे जिन्हें आप करके लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन की स्थिति को बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इस कुंडली में आप में काल सर्पयोग है तो आप उपाय करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज इतना ही।